दोस्तों, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमें पता है कि हमारा जो स्लैब है वो शॉर्टर है और लॉन्गर है, मीन्स के रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो हमें जो कैलकुलेट स्टिफनेस की है वो दोनों साइड आएगी, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड। तो हमारी लॉन्गर साइड अल्फा सी क्या आई थी? अल्फा सी मीन्स फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इन लॉन्गर डायरेक्शन। कितनी आई थी हमारी? लॉन्गर डायरेक्शन में हमारी जो स्टिफनेस है वो आई थी 0.8, और अल्फा सी जो है वो शॉर्टर डायरेक्शन में है, वो कौन सी आई थी? तो शॉर्टर डायरेक्शन में अल्फा सी हमारी आई थी 0.253। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि हमारा लाइव लोड बाय डेड लोड है, उसकी वैल्यू आई थी 0.66, जो हमारे अल्फा सी मीन्स के चेक फॉर पैटर्न लोडिंग के क्राइटेरिया को मैच नहीं करता। क्राइटेरिया क्या होता है कि 0.5 से कम होना चाहिए और 0.5 जितना होना चाहिए, पर हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या हो गया? यहाँ पे मैच नहीं हुआ। इट मीन्स के 0.66 वो 0.5 से ज्यादा आ गया। इट मीन्स क्या कि चेक फॉर पैटर्न लोडिंग रिक्वायर हो गया, चेक फॉर पैटर्न लोडिंग रिक्वायर हो गया, इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अब हमें ये तय करना है कि चेक फॉर पैटर्न लोडिंग जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है, लॉन्गर डायरेक्शन या तो फिर शॉर्टर डायरेक्शन। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम अल्फा सी जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। चलो, तो हमारा अगला स्टेप यानी कि स्टेप 4 जो है वो हो गया चेक फॉर पैटर्न लोडिंग। ओके, तो उसके लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं जो आपको IS 456 पे दिया हुआ होगा। ये चेक फॉर IS 456 पे जो टेबल दिया हुआ है चेक फॉर पैटर्न लोडिंग का, वो ये है। तो चेक फॉर पैटर्न लोडिंग के लिए हमें एक टेबल दिया गया हुआ है। कहाँ पे है, कहाँ पे गया? ये रहा, यहाँ पे छुपा बैठा। ये हो गया हमारा चेक फॉर पैटर्न लोडिंग का टेबल। ठीक है, तो when loading pattern is known, the structure shall be analyzed for the load concern. क्लोज नंबर 31.5.2 लोडिंग पैटर्न और मिनिमम परमिसिबल वैल्यू अल्फा सी। यहाँ से हमको क्या मिलेगी? इसके मुताबिक हमें मिलेगी अल्फा सी मिनिमम हमारी बोथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम दी गई है। तो पहली कॉलम दी गई है, उसमें क्या दिया हुआ है? इम्पोज्ड लोड बाय डेड लोड, मीन्स लाइव लोड बाय डेड लोड का रेशियो है। और दूसरा है L2 बाय L1, और तीसरा है हमारा अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा सी मिनिमम। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं? अलोंग लॉन्गर साइड, अलोंग लॉन्गर साइड, अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन। तो अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन इट मीन्स कि हमारा जो स्लैब होगा वो अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन में होगा। तो अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन में हमारे डायमेंशंस कौन से हो गए? तो ये हो गया हमारा L1 और ये हो जाएगा हमारा L2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो है इम्पोज लोड बाय डेड लोड, तो यहाँ से हमारा सारी वैल्यूज ले लेते हैं। तो पहली हो गई हमारी लाइव लोड बाय डेड लोड की वैल्यू, दूसरा कॉलम हो गया हमारा L2 बाय L1, और तीसरा हो गया हमारा अल्फा सी मिनिमम। तो अभी हम देखते हैं, तो हमारी लाइव लोड बाय डेड लोड तो हमारा फिक्स है 0.66। ठीक है, जो भी डायरेक्शन लो वो वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी। पर अभी L2 बाई L1 मीन्स 4.5 डिवाइड बाय 6, तो क्या हो गया? 0.75 हो गया। क्या हो गया ये? 0.75। क्यों? बिकॉज L2 हो गया हमारा 4.5 मीटर और L1 हो गया हमारा 6 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे? अल्फा सी मिनिमम। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना होता है? पहले ये दो L2 बाई L1 के हिसाब से अल्फा सी मिनिमम फाइंड करनी है, फिर जो वैल्यू आई उससे लाइव लोड बाय डेड लोड और अल्फा सी मिनिमम फाइनल करनी है। मीन्स के पहले L2 बाई L1 का रेशियो को यूज करके हमें अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू फाइनल करनी है, और लास्ट में जो फाइनल वैल्यू वो लाइव लोड बाय डेड लोड का यूज करना है।
तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि L2/L1 क्या हो गया 0.75, तो वो किसके बीच में आएगा, 0.5 और 0.8 के बीच में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5 और यहाँ हो गया 0.8। तो 0.5 के लिए अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू है 0.6 और 0.8 के लिए अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू है 0.7। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है 0.75 के लिए कि 0.75 के लिए कितनी होगी। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये इंटरपोलेशन मेथड को यूज करेंगे जो आपने पहले किया हुआ है। इंटरपोलेशन मेथड आपने पहले किया हुआ है, तो लेट्स डू द इंटरपोलेशन मेथड। तो इंटरपोलेशन मेथड में क्या करेंगे, पहले ये दोनों का गैप फाइंड करना है। तो 0.5 और 0.8 का गैप क्या होगा, तो 0.3 हो गया। तो सामने ये दोनों का गैप क्या हो गया, 0.1 हो गया। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको टॉप वैल्यू से गैप करो, तो ये वैल्यू का गैप क्या हो गया, तो 0.25 हो गया। तो 0.25 के लिए कितना, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो 0.25 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.3, तो हमारी वैल्यू है 0.083। क्या आ गई, 0.083 0.25 के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, अगर 0.5 के लिए 0.6 है, 0.8 के लिए 0.7 है, इट मीन्स कि जैसे 0.5 से 0.8 की तरफ हम आ रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0.6 और 0.7। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज किस में होगी, तो अप वाली वैल्यू में प्लस कर देंगे 0.083। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, 0.683। पता चला कि नहीं चला, कुछ किया नहीं, इंटरपोलेशन मेथड को यूज करके हमने 0.75 की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है 0.75 के लिए 0.683 आई एज पर L2/L1 रेशियो। अब मैं फिर से वो टेबल की 3 वैल्यू लिख लेता हूँ। तो लाइव लोड बाय डेड लोड इज इक्वल टू 0.66, L2/L1 is equal to 0.75 and alpha C minimum value is equal to, अभी फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया 0.5, उसके लिए वैल्यू थी 0.6, फिर मैंने लिया 0.8, उसके लिए मेरी वैल्यू आई 0.7 और मैंने 0.75 की वैल्यू भी फाइंड कर दी। 0.75 की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट के लिए थी, किसके लिए थी, 0.75 की वैल्यू हमने फाइंड की, इसलिए मैं उसे डिफरेंट कलर का यूज करता हूँ। तो 0.75 किसके लिए है, तो 0.683। ठीक है, तो अब जैसे कि हम टेबल में देख सकते हैं कि ये 0.5 के लिए भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1। बट हमारा यहाँ पे क्या है, लाइव लोड बाय डेड लोड रेशियो 0.66 है, तो वो किसके बीच में आया, 0.5 और 1 के बीच में आया। किसके बीच में आया, 0.5 और 1 के बीच में आया। तो मैं 0.5 को यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख सकता हूँ, जिसके लिए अल्फा सी की वैल्यू क्या है, 0 है। अल्फा सी की वैल्यू क्या है, 0 है। और 0.5 और 1 के बीच में 0.66 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे 1 के लिए 0.5 भी है, 1 के लिए 0.8 भी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 के लिए 0.75 भी है और जिसके लिए 0.683 आंसर हो गया मेरा। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे देखो 0.5 के लिए अल्फा सी 0 है, 0.5 के लिए अल्फा सी 0 है और 1 के लिए 0.6 है, क्योंकि 1 के लिए 0.5 और 0.6 है और यहाँ पे 1 के लिए 0.8 और 0.7 है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 के लिए 0.75 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का गैप तो 1 ही होगा ना, इसलिए 1 के लिए 0.7। तो मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ 0.5 के लिए अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू 0 है, तो 1 के लिए अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू 0.683 हो सकती है, बीच में 0.75 आ गया। समझे, तो अब इसका भी इंटरपोलेशन करना है, हमें फाइंड करनी है किसके लिए, 0.66 के लिए फाइंड करनी है। तो अब हम फिर से इंटरपोलेशन करेंगे, ये दोनों का गैप क्या हो गया, 0.5 ही होगा, ये दोनों का गैप क्या हो गया
0.683 ही होगा। ठीक है, और ये दोनों का गैप क्या होगा, 0.16 होगा। तो 0.16 के लिए कितना, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखते हैं 0.16 इंटू 0.683 डिवाइड बाय 0.5, तो क्या आंसर आ गया हमारा 0.218। ठीक है, तो अभी में यहाँ पे 0.50 है और यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमारी वैल्यू क्या आई 0.218। तो फॉर इन लॉन्गर डायरेक्शन अल्फा सी मिनिमम वैल्यू इज 0.218। इसका मीनिंग कि मिनिमम फ्लेक्सर स्टिफनेस इतनी होनी चाहिए, हमारी कितनी है, तो एक्चुअल alpha c is equal to 0.8 which is greater than alpha c minimum 0.218. So in longer direction it is safe. What? In longer direction it is safe. लॉन्गर डायरेक्शन में सेफ है, तो ऑब्वियसली अब शॉर्टर डायरेक्शन में ही होगा प्रॉब्लम। तो चलो अब देखते हैं शॉर्टर डायरेक्शन। तो चेक फॉर पैटर्न लोडिंग इन शॉर्टर डायरेक्शन। क्या? चेक फॉर पैटर्न लोडिंग इन शॉर्टर डायरेक्शन। ओके, तो फिर से वो इमेज में लेता हूँ टेबल, अगर आपको पहले में समझ नहीं आया तो फिर से आप समझ लो। ठीक है, तो फिर से मैं ले रहा हूँ कि शॉर्टर डायरेक्शन है, तो शॉर्टर डायरेक्शन में हमारा स्लैब ऐसे हो जाएगा। शॉर्टर डायरेक्शन में इसको हम L1 कंसीडर करेंगे और इसको हम L2 कंसीडर करेंगे। इट मींस L1 इज इक्वल टू 4.5 मीटर और L2 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो L2 बाई L1 कितना हो गया, 6 बाई 4.5, इट मींस 1.33। ओके, तो चलो हम पहले लेते हैं L2 बाई L1 वर्सेस अल्फा सी मिनिमम का रेशियो। ठीक है, तो L2 बाई L1 is equal to 1.33 and alpha C minimum is equal to question। तो 1.33 it means 1.25 और 2.0 के बीच में है, तो 1.25 के लिए 0.8 और 2 के लिए 1.2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.25 which is 0.8 and 2.0 is 1.2। ठीक है, तो हमें फाइंड किसके लिए करना है, 1.33 के लिए करना है। तो अब ये दोनों का रेशियो निकालो, तो 2 माइनस 1.25 विच इज 0.75। अब ये दोनों का रेशियो 0.4 हो गया। ठीक है, तो अब 1.33 और 1.25 का रेशियो क्या हो गया, 0.08। क्या हो गया, तो क्या होगी वैल्यू, तो 0.08 into 0.4 divided by 0.75 which is 0.0426। तो इंक्रीज ही होगा, नीचे आते तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्लस 0.0426 which is 0.842। अंडरस्टैंड कैसे आ गया हमारा। तो अब हमने L2 बाई L1 और अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर दी। तो अब हम ले रहे हैं दूसरा दो। दूसरा दो मीन्स क्या, कि लाइव लोड बाय डेड लोड इज इक्वल टू 0.66। तब उसके लिए अल्फा सी मिनिमम क्या होगा, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे ये रब कर देता हूँ अभी, तो हमारा ये था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 0.5 और 1 के बीच में आएगा आंसर। तो अभी मैं यह कह सकता हूँ कि 1.25 है, जो 1 के लिए 1.25 है, जो 0.8 आया, और 1 के लिए जो 2 है वो 1.2 आया। तो मैं यहाँ बीच में ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 के लिए 1.33 है
जिसके लिए मेरी वैल्यू है 0.842। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि 0.5 के लिए है 0 और 1.0 के लिए है 0.842। तो 0.66 के लिए कितना आया? ठीक है, तो अब दोनों का गैप निकालते हैं। तो ये दोनों का गैप हो गया 0.5 और ये दोनों का गैप हो गया 0.842। ठीक है, और 0.16 का हो गया। क्यों 0.16? बिकॉज ये दोनों का गैप हो गया 0.16। तो इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.16 इंटू 0.842 डिवाइड बाय 0.5, तो आंसर आ गया 0.2694। इट मीन्स के that in shorter direction फ्लेक्सुरल स्टिफनेस अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू है 0.2694। ओके, तो एक्चुअल क्या है? नाउ एक्चुअल वैल्यू अल्फा सी इज 0.253 which is less than alpha c minimum 0.269. It means कि check for pattern loading is required in shorter direction. Okay, check for pattern loading is required in shorter direction. तो अब जो रिक्वायर्ड है इन शॉर्टर डायरेक्शन में, तो मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। एक सेकंड। तो जब भी हम कोड देखते हैं ना, तो कोड में ही इसका कहाँ पे इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज करना है, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो पेज नंबर IS 456 IS 456 पेज नंबर 56 पे, 56 पे क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो 56 पे क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ पैटर्न लोडिंग। ठीक है, द सम ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, द सम ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस द of the column above and below alpha 6 shall be alpha c is not less than appropriate minimum value alpha c minimum। ठीक है, तो टेबल नंबर 17 मीन्स अपने जो कैलकुलेट किया वो। ठीक है, तो does not satisfy if the sum of the flexural stiffness of the column alpha summation of kc does not satisfy, the positive design moment for the panel shall be multiplied by the coefficient beta s। मीन्स हमें जो यहाँ पे जो चेंजेस आया है, मीन्स अल्फा सी 0.253 आया है और अल्फा सी मिनिमम 0.269 आया है, तो चेक फॉर पैटर्न लोडिंग हमें रिक्वायर है। तो वो चेक फॉर पैटर्न लोडिंग हम कहाँ पे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है द पॉजिटिव डिजाइन मोमेंट फॉर द पैनल शैल बी मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट। तो जो पैनल के अंदर जो भी पॉजिटिव मोमेंट्स होगी ना, उसे हम ये करेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा करेक्शन कितना आया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। तो एज पर IS 456 2000 पेज नंबर 57, ओके, बीटा एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस WD बाय WL अपन 4 प्लस WD बाय WL 1 माइनस अल्फा सी बाय अल्फा सी मिनिमम का इक्वेशन दिया हुआ है।
यहाँ पे WD क्या है, WD है नथिंग बट द डेड लोड, एंड WL क्या है, WL इज नथिंग बट द लाइव लोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेड लोड क्या है 6 और लाइव लोड क्या है हमारा 4। देख लेते हैं तो भी एक बार हम वेरीफाई कर देते हैं। हाँ देखो, लाइव लोड 4 और डेड लोड 6 दिया गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 + 2 - 6/4 अपन 4 + 6/4, 1 - अल्फा सी मीन्स हमारी एक्चुअल वैल्यू जो 253 थी, और जो अल्फा सी मीन्स 0.269 थी। तो चलो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर लाते हैं, तो क्या होगा 0.253/0.269, 1 माइनस आंसर, तो यहाँ 1 प्लस इसका आंसर हो गया 0.059, और ये बीच का आंसर देखते हैं तो 6/4 की वैल्यू 1.5 और 2 माइनस आंसर, सो यहाँ पे आ गया 0.5 डिवाइड बाय 5.5, तो हो गया 0.0909। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.059 प्लस 1, सो 1.0053 समथिंग करेक्शन आया है। कितना आया है, बीटा S इज इक्वल टू 1.0053 करेक्शन आया है। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में मल्टीप्लाई होगा, जो पैनल के पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होंगे ना उसमें मल्टीप्लाई होगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि क्यों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि नेगेटिव में अगर कोई चेंजेस करोगे तो पॉजिटिव में भी करना पड़े, और लाइव लोड का मोस्ट प्रोबेबली पोर्शन कहाँ होता है, पॉजिटिव। सैगिंग मोमेंट जहाँ पे होती है वहां लाइव लोड का ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइव लोड ज्यादा, जो नेगेटिव मोमेंट होगी वो तो कहाँ पे होगी, हॉगिंग मोमेंट पे, तो वो तो ज्यादा तो सपोर्ट पे होगी, तो वहां पे लाइव लोड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए पॉजिटिव मोमेंट में हमें ये ऐड करना होता है कि जहाँ लाइव लोड का अप्स एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे ये लेक्चर में पता चल गया होगा कि चेक फॉर पैटर्न लोडिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चेक फॉर पैटर्न लोडिंग का कैलकुलेशन यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये फ्लैश स्लैब का जो एग्जांपल है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।